बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहा करते थे, 100 सुनार की और 1 लोहार की। सुनारों की कहानियां हम बहुत सुन चुके, लेकिन आज की कहानी की लौ हम एक लोहार की आग से जलाएंगे। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में भारत की धरा पर कुछ नाम ऐसे हैं जो समय की धारा में अमर हो गए, जिनकी कहानियां सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि संजीवनी बनकर हमारी आत्मा में उतर गई। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही अभूतपूर्व नायक की है, जो क्रिकेट की दुनिया का वह बाजीगर था जिसे पता था कि हार के जबड़े से खींचकर जीत कैसे निकाली जाती है। भारतीय क्रिकेट के ऐतिहासिक लम्हों में वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि समर्पण, बलिदान, संघर्ष और देश प्रेम की वह जीवित मिसाल है जिसने भारत को गौरव का शिखर प्रदान किया। India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room. क्रिकेट के इतिहास में किसी भी देश के लिए आईसीसी की ट्रॉफियां दुल्हन की उस चुनरी की तरह होती हैं, जिनकी हिफाजत, जिनका एहसास, जिनकी यादें हमारी दम तोड़ती सांसों तक जिंदा रहती हैं। और पिछले 2 दशक में आईसीसी की 3 बड़ी ट्रॉफियों को उठाकर देख लेना, उस शख्स का नाम गहरे अक्षरों में उन ट्रॉफियों पर अंकित जरूर होगा। और उसके देशभक्ति की कहानियां भी कुछ कम नहीं हैं। वह हमेशा देश विरोधियों के खिलाफ खड़ा रहा, मैदान पर अपने वतन या वतन के किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ बोलने वाले को उसी की भाषा में जवाब दिया। कोहली की आप इतनी बात कर रहे हैं कि विराट कोहली को रेस्ट क्यों दे दिया गया? देखिए जी, बात ये है कि रेस्ट करवाना या ड्रॉप करना, ये तो सब चीजें साइड पे कर दें आप। मेरी नजर में विराट कोहली भाग गए। जितनी विराट कोहली के शतक है उतने तो आपके मैच में, जितनी विराट कोहली के शतक है उतने तो आपके मैच में नहीं। आप माने के ग्राउंड छोड़ के भाग गया। 35 से 36 उनके 100 के 35 इंटरनेशनल मैच भी नहीं। 35 से 36 उनके 100 के 35 इंटरनेशनल मैच भी नहीं। जवान यहाँ पर भी मरते हैं, जवान वहाँ पर भी मरते हैं, माएँ यहाँ पर भी अपने बच्चे खोती है और वहाँ पर भी खोती है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ठीक तरीके से अगर आपने क्रिकेट एक दूसरे के साथ खेलनी है तो आई थिंक पहले रिश्ते बेहतर होने चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज मैंने पहले भी ये बात बोली है कि क्रिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की जानें हैं इस देश में। क्रिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की जानें हैं इस देश में। उसने जिंदगी में हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोला। और वो सवाल है कि आजकल कुछ क्रिकेटर्स विज्ञापन में पान मसाले की ऐड कर रहे हैं, पान मसाला बेच रहे हैं। इसमें सीनियर खिलाड़ी भी हैं, इसमें आपके साथ खेले हुए खिलाड़ी भी हैं। क्यों ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ गई? डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग, सिर्फ 2 वर्ड कहना चाहूंगा। आप कह रहे हैं डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग? यस। क्यों डिस्गस्टिंग? इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी पान मसाला की ऐड करेगा। और डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ और कहता रहूंगा कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना। नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। आप अपने नाम से नहीं पहचाने जाते, आप अपने कामों से पहचाने जाते हैं। करोड़ों युवा उनको देख रहे होंगे। पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किसी पान मसाले की ऐड करेंगे। बहुत और तरीके हैं पैसा कमाने के, और शायद अगर थोड़ा पैसा छोड़ना भी पड़े, क्योंकि आप बहुत युवाओं के रोल मॉडल हैं, तो छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। और जब देश भयानक परिस्थितियों से गुजर रहा था, आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है, तो भूख से बिलखते बच्चों का मासूम चेहरा उससे देखा नहीं गया और उसने कुछ ऐसा काम किया जिसने संपूर्ण भारत का दिल जीत लिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सोनू का स्पेशल एपिसोड, द नेशनल हीरो ऑफ द फील्ड, गौतम गंभीर। साल था 1981, 14 अक्टूबर की तारीख थी जब दीपक गंभीर और सीमा गंभीर के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। और यह बच्चा बचपन से ही बेहद जिद्दी था, लेकिन माँ बाप को कहाँ पता था कि उनके बच्चे की यही जिद आगे चलकर भारत के लिए एक नए इतिहास का निर्माण करेगी। गली मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलते हुए इस जिद्दी लड़के ने लकड़ी का एक टुकड़ा अपने हाथों में उठाया और उस लकड़ी के टुकड़े से अपनी किस्मत और कामयाबी की लकीर खींच दी। और आगे चलकर यह लड़का भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम इतिहास में बहुत ही गंभीरता के साथ गौतम के नाम से जाना गया। गौतम, ये सच है कि अगर आप क्रिकेट नहीं खेलते तो आप आर्मी में होते? 100%। आई थिंक मेरी आज भी मेरा फर्स्ट लव और मेरा पैशन इज़ आर्मी। अगर आप मुझे मेरी अल्टीमेट ड्रीम पूछेंगे तो मेरे को ये लगता है कि अगर मैं किसी भी तरीके से आर्मी से एसोसिएट हो सकता हूँ या आर्मी के लोगों के लिए हेल्प कर सकता हूँ, आई थिंक दैट्स माई अल्टीमेट ड्रीम। आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़े हीरोज़ इस देश में वो जवान है या वो सोल्जर्स है जो देश को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में से हो। आई थिंक बाकी जिसको जितना मर्जी फेम मिले, डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो बॉलीवुड स्टार हो या पॉलिटिशियन हो। एक्चुअल फेम या एक्चुअल हीरोज़ इस देश के वो जवान या वो आर्मी के लोग होने चाहिए जिन्होंने इस देश को बचा रखा है अभी तक।
अपने कोच संजय भारद्वाज की देखरेख में दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में क्रिकेट के सभी शस्त्रों का ज्ञान लिया, उस पिच पर घंटों पसीना बहाया और जब धूप की भट्टी में तपकर मेहनत का पसीना मिट्टी में गिरता है तो वह एक ऐसी शख्सियत का निर्माण करता है जिसके सामने पूरी दुनिया प्यार और सम्मान से अपना सर झुकाती है। बचपन का वह जिद्दी लड़का अब अपने उसी लकड़ी के टुकड़े से इतिहास के सीने को चीरकर उस पर अपने नाम की लकीर खींचने के लिए अपने भूख और प्यास को जब्त करके घंटों तक धूप में जल रहा था और पसीने से भीग रहा था। और गौतम की इसी तपस्या का परिणाम रहा कि साल 1999 में दिल्ली की तरफ से गौतम का रणजी में सिलेक्शन हो गया और अपने पूरे फर्स्ट क्लास के करियर और लिस्ट ए में गौतम ने क्रमशः 15,153 और 10,077 रनों का विशाल अंबार खड़ा कर दिया। लेकिन साल 2002 यही वह साल था जब चयनकर्ताओं की नजरें गौतम गंभीर पर आकर ठहर गई। साल 2002 में जिम्बाब्वे की टीम 2 टेस्ट मैच और 5 एकदिवसीय मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारत के दौरे पर थी। 15 फरवरी 2002 को विजयवाड़ा में इंडिया प्रेसिडेंट 11 और जिम्बाब्वे के बीच एक अभ्यास मैच खेला जाता है और इस मैच में जब गौतम गंभीर ने बल्लेबाजी करनी प्रारंभ की तो लोगों की नजरें गौतम गंभीर को देखती रह गई। इस मैच में गौतम ने अपने बल्लेबाजी कौशल का प्रदर्शन करते हुए 218 रनों की एक शानदार पारी खेली और भारतीय क्रिकेट में अपनी आहट का ऐलान कर दिया। राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज बल्लेबाज की कप्तानी में खेले गए इस मैच में जहां राहुल द्रविड़ ने 131 गेंदें खेलकर सिर्फ 50 रन बनाए थे, वहीं गौतम गंभीर ने 284 गेंदें खेलकर 218 रन ठोक दिए थे और गौतम की इस पारी ने सबका दिल जीतकर चयनकर्ताओं को गंभीर कर दिया था। और जल्द ही वह दिन भी आ गया जब साल 2003 में बांग्लादेश में खेले जा रहे टीवीएस कप में सचिन तेंदुलकर ने अपनी अनुपस्थिति दर्ज करवाई और 11 अप्रैल 2003 को इसी टीवीएस कप के भारत के पहले मैच में ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ गौतम का ओडीआई डेब्यू हुआ और बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए इस डेब्यू मैच में गौतम सिर्फ 11 रन बना सके। लेकिन इसी टीवीएस कप के भारत के तीसरे मैच में गौतम ने शानदार 71 रनों की पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। लेकिन जिस ओडीआई टीम में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली जैसे प्रारंभिक बल्लेबाज पहले से मौजूद थे, उस टीम में बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज अपनी जगह बनाना गौतम के लिए आसान नहीं था। खैर 3 नवंबर 2004 को गौतम का टेस्ट डेब्यू हुआ, लेकिन गौतम को कभी भी निरंतर मौके नहीं दिए गए। हालांकि घरेलू क्रिकेट में गौतम लगातार रन बटोरते रहे, लेकिन टीम इंडिया से अंदर और बाहर होने का सिलसिला जारी रहा और इसी सिलसिले में वह पल भी आया जब गौतम का दिल क्रिकेट से बुरी तरह से टूट गया। जब 2007 ओडीआई विश्व कप की लिस्ट आई और गौतम का नाम लिस्ट में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। यह एक ऐसा पल था जब गौतम बुरी तरह से टूट चुके थे और इस कदर टूटे थे कि क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन भारतीय क्रिकेट के भविष्य को गौतम का यह फैसला मंजूर नहीं था, क्योंकि वक्त के गोद में गौतम के लिए कुछ ऐसे सुनहरे पल रहे थे जिनका जन्म होना अभी बाकी था। खैर विश्व कप की लिस्ट में अपना नाम न देखकर जहां गौतम बेहद गंभीर थे, वहीं भारत 2007 के इस ओडीआई विश्व कप में बांग्लादेश जैसी छोटी टीम से भी पराजित होकर 2007 के इस विश्व कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो चुका था। India beaten by Bangladesh by 5 wickets. और भारत की इस शर्मनाक हार के बाद संपूर्ण भारत का माहौल बुरी तरह से खराब हो गया था। सभी खिलाड़ियों के घरों पर पत्थरों की बारिश की जा रही थी। देश के लगभग सभी बड़े शहरों में भारत के लोग भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना विरोध व्यक्त कर रहे थे। जगह जगह खिलाड़ियों के पुतले फूके जा रहे थे। संपूर्ण भारत की शर्मनाक पराजय की आग में जल रहा था और हालात इतने खराब हो गए कि भारत वापसी के बाद रात के अंधेरे में पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच सभी खिलाड़ियों को किसी तरह से उनके घरों तक पहुंचाया गया। भारतीय क्रिकेट फैंस का मोह अब क्रिकेट के इस खेल से और क्रिकेट के इन खिलाड़ियों से भंग हो चुका था। कुछ ऐसे ही तनावपूर्ण हाल और हालात में आईसीसी ने क्रिकेट के एक नए प्रारूप का उद्घोष किया। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार आईसीसी द्वारा T20 विश्व कप का ऐलान हुआ और देश में नकारात्मकता और नफरत से भरा माहौल देखकर कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने खुद अपना नाम वापस ले लिया और कुछ सीनियर खिलाड़ियों को बैठाकर नए खिलाड़ियों को मौका भी दिया गया। बीसीसीआई ने एक नए नवेले कप्तान MS धोनी के नेतृत्व में एक बिल्कुल नई नवेली टीम इस T20 विश्व कप के लिए घोषित कर दी और इस नई नवेली टीम से जहां सचिन, सौरव द्रविड़, जहीर खान और अनिल कुंबले जैसे बड़े सितारे गायब थे, वहीं गौतम गंभीर, इरफान पठान, यूसुफ पठान और जोगिंदर शर्मा जैसे उभरते सितारों को मौका दिया गया था।
और इस टीम से भारतीय क्रिकेट फैंस को जीत की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर थी, क्योंकि जो टीम अभी सिर्फ कुछ महीने पहले ओडीआई विश्व कप में बुरी तरह से पराजित होकर आई हो, उस टीम से लोग उम्मीद भी कैसे कर सकते थे। लेकिन यह सच नहीं था, क्योंकि 2007 का यह T20 विश्व कप जो टीम खेलने आई थी, उस टीम का कायाकल्प हो चुका था। उस टीम को चाणक्य जैसी सोच रखने वाला एक नया कप्तान मिल चुका था, और उस टीम को कुछ ऐसे खिलाड़ी मिल चुके थे जो अपने वतन की अस्मिता की हिफाजत के लिए अंतिम सांस तक लड़ना जानते थे। और भारतीय क्रिकेट फैंस का खोया हुआ विश्वास उस वक्त वापस लौट आया जब 19 सितंबर 2007 को डरबन के इस मैदान पर ग्रुप के मैच में अंग्रेजों के खिलाफ युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्का लगाकर मात्र 16 गेंदों में 58 रनों की एक विध्वंसक और ऐतिहासिक पारी खेलकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। और सेमीफाइनल में भी युवराज और धोनी ने कंगारुओं को वैसे ही घसीटा जैसे ग्रुप के मैच में अंग्रेजों को घसीटा था। युवराज सिंह ने मात्र 30 गेंदों पर 70 रन और महेंद्र सिंह धोनी ने मात्र 18 गेंदों पर 36 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर इस सेमीफाइनल मुकाबले में कंगारुओं को 15 रनों से पराजित कर दिया। और भारतीय क्रिकेट फैंस का खोया हुआ विश्वास और उम्मीदें जीतकर उनके हाथों में फाइनल का टिकट पकड़ा दिया। और 24 सितंबर 2007 को जोहान्सबर्ग के इस मैदान पर वह ऐतिहासिक रणभूमि सजी थी जहां विश्व कप का अंतिम संग्राम था। भारत और पाकिस्तान, दो प्रबल प्रतिद्वंदी जिनके मध्य विजय ही केवल अंतिम लक्ष्य था। भारत की सेना युवा धोनी के नेतृत्व में एक नवीन युग का सूत्रपात करने को तैयार थी, और इस युद्ध में भारत के इस योद्धा गौतम गंभीर ने राष्ट्र की आशाएं अपने कंधों पर थाम ली। इस अंतिम महासंग्राम में जब भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय किया, तब इस रण क्षेत्र में भारत की अस्मिता की हिफाजत के लिए भारत के गौतम ने यूसुफ पठान के साथ पारी का प्रारंभ किया। लेकिन प्रारंभ में ही यूसुफ पठान और रॉबिन उथप्पा शत्रुओं के प्रहार से परास्त हो गए। मात्र 40 रन के टोटल स्कोर पर भारत के 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर मौजूद भारतीय खेमे में बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया था। भारतीय जनमानस में भय व्याप्त होने लगा था कि क्या यह युद्ध भी अधूरा रह जाएगा। लेकिन वंडर्स के जिस मैदान पर एक एक रन बड़ी मुश्किल से आ रहे थे, उसी मैदान पर गौतम ने कसकर अपने हाथों से अपने बल्ले को थाम लिया। और गौतम के नेत्रों में ना तो कोई भय था और न ही मन में कोई संदेह, बस केवल एक ही संकल्प था कि कुछ भी हो जाए लेकिन भारत के मस्तक पर कोई दाग नहीं लगने देंगे। पाकिस्तानियों की सेना ने गौतम पर अपने प्रहारों की वर्षा की। पाकिस्तानियों की हर एक गेंद उनके तरकस से बिल्कुल अग्निबाण की तरह निकलती, जो कभी गौतम के शरीर को छूती तो कभी गौतम के संयम की परीक्षा लेती। किंतु भारत के इस गौतम ने धैर्य का आलंबन किया और शत्रुओं के प्रत्येक प्रहार का उत्तर कुछ इस तरह से दिया कि खौफ तो कुत्ते भी मचाते हैं, लेकिन दहशत सिर्फ शेर की होती है। गौतम का एक एक रन मानो सुदर्शन चक्र की भांति शत्रुओं के हृदय को भेद रहा था। और इस स्लो पिच पर मात्र 54 गेंदों पर 75 रनों की एक शानदार और साहसिक पारी खेलकर जब गौतम ने भारत को 157 रन के टोटल स्कोर पर लाकर खड़ा किया, तो इस मुश्किल पिच पर गौतम के प्राण शक्ति से समाहित इस 158 रनों के लक्ष्य तक पहुँचने से 5 रन पहले संपूर्ण पाकिस्तानियों की टोली का सर्वनाश हो जाता है। Scenes here at the bull ring. Jeff Lawson can't believe it. The Pakistan players stunned, and India would believe they've got out of a corner. Misbah-ul Haq doesn't want to leave the field, but what a match for a 2020 final. India, the world champions. गौतम के इस साहसिक 75 रनों की बदौलत भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 रनों से पराजित करके T20 एडिशन का यह पहला विश्व कप अपने नाम कर लिया। और उस रात्रि संपूर्ण भारत जीत और जश्न के उत्सव में डूब गया। इस फाइनल मैच में दोनों टीमों की तरफ से मिलाकर सिर्फ एक हाफ सेंचुरी आई थी, और वह हाफ सेंचुरी भारत के इस गौतम के बल्ले से निकली थी। मात्र 54 गेंदों पर ताबड़तोड़ 75 रनों की गौतम की इस पारी ने विश्व कप के इस फाइनल मुकाबले में भारत को वह मजबूत आधार दे दिया था जिसके सामने संपूर्ण पाकिस्तानियों की संपूर्ण आशाओं पर पूर्ण विराम लग गया था। छोटे मोटे लीग मैचों में और बाइलेटरल सीरीज में तो शतक और अर्धशतक कोई भी मार सकता है, लेकिन विश्व कप जैसे महासंग्राम में, और वो भी फाइनल जैसे प्राणघातक दबाव वाले मैच में, गौतम गंभीर के साहसिक 75 रन किसी भी बल्लेबाज के 75 शतकों से कम नहीं थे।
गौतम गंभीर की यह पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता थी, जिसकी बदौलत कुछ महीने पहले भारतीय क्रिकेट फैंस का खोया हुआ सम्मान और उनका विश्वास वापस लौट आया था और गौतम को भारतीय क्रिकेट के अस्मिता की हिफाजत करने वाले एक नायक के रूप में स्थापित कर दिया था। साल 2008 से साल 2011 ये 3 साल गौतम के स्वर्णिम साल थे, जब गौतम के बल्ले ने खूब आग उगला। चाहे वह 2008 में कंगारुओं के खिलाफ फिरोजशाह कोटला के मैदान में खेली गई गौतम की 206 रनों की पारी हो, या फिर 2009 में नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई गौतम की उस पारी को भला कौन भूल सकता है। साल 2007 से साल 2011 तक गौतम जब जब गंभीर हुए तब तब बड़े से बड़े बॉलर और बड़ी सी बड़ी टीमों ने अपना धीर खो दिया। समय का कालचक्र अपने गति से घूमकर साल 2011 तक आ पहुंचा था और इसी साल 2011 में प्रारंभ हो रहा था विश्व क्रिकेट का महाभारत यानी ओडीआई का विश्व कप। और 2011 के इस ओडीआई विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों के पराक्रम की बदौलत भारत फाइनल की रणभूमि तक जा पहुंचा था। याद करिए भारतीय क्रिकेट के भगवान के वह 482 रन, याद करिए कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ते हुए, खून की उल्टियां करते हुए, असहनीय दर्द और पीड़ा को सहते हुए युवराज सिंह के वो कुल 362 रन और 15 विकेट। Yuvraj Singh finishes things off and India into the semi-final of the World Cup. Australia out of the competition. याद करिए भारतीय क्रिकेट में मुसल्लम ईमान के प्रतीक जहीर खान की उन जहर उगलती गेंदों द्वारा लिया गया कुल 21 विकेट। भारत के इन जाबाज बेटों ने अपना खून और पसीना एक करके भारत को फाइनल के महासंग्राम तक पहुंचा दिया था। तारीख थी 2 अप्रैल 2011, जब वानखेड़े का यह मैदान किसी प्राचीन रणभूमि सा प्रतीत हो रहा था। इस विश्व कप 2011 का अंतिम युद्ध भारत और लंका के बीच प्रारंभ हुआ। लंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और महिला जयवर्धने के नॉट आउट 103 रनों की बदौलत लंका ने 274 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। विश्व कप जैसे फाइनल मैच में 275 रनों का यह लक्ष्य अब भारत के लिए संकटमय परिस्थितियां खड़ा कर चुका था और यह फाइनल मैच प्रारंभ होने से पहले पिच क्यूरेटर सुधीर नायक ने कहा था कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 रनों का स्कोर खड़ा कर लेगी वह टीम 2011 का यह विश्व कप जीत जाएगी। और अब लंका ने 275 रनों का लक्ष्य देकर भारत की चुनौतियों को चिंता में बदल दिया था और ऐतिहासिक आंकड़े भी भारत के भविष्य पर सवाल खड़ा कर रहे थे, क्योंकि ऐतिहासिक आंकड़े बता रहे थे कि पिछले खेले गए 9 विश्व कप के फाइनल में सिर्फ 2 फाइनल दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। बाकी के 7 फाइनल जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है उसी टीम ने जीत भी हासिल की है। मैदान पर उपस्थित लाखों हृदय बेचैनी से धड़क रहे थे और करोड़ों आंखें टेलीविजन स्क्रीन पर टिकी हुई थी। भारत की बारी आई, किंतु प्रारंभ भी भारत के लिए संकटमय था। विस्फोटक वीरेंद्र पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर मात्र 0 के स्कोर पर पवेलियन वापस चले गए और कुछ ही देर बाद भारत की आशा के सूर्य सचिन तेंदुलकर मात्र 18 रन बनाकर भारत का दामन छोड़ दिया। भारत का स्कोर था महज 31 रन और 2 विकेट। मानो सूर्यास्त से पूर्व ही अंधेरा छा गया हो। भाग्य ने जैसे भारत की परीक्षा लेने का मन बना लिया हो। इस हाल और हालात को देखकर संपूर्ण भारत की सांसें थम गई थी और भारतीय दर्शकों के ऊपर निराशा के काले बादल मंडराने लगे थे, क्योंकि उस समय लंका के पास 2 ऐसे गेंदबाज थे जिसमें एक की गेंद को तो छोड़िए, सिर्फ उसका एक्शन देखकर ही लोगों के होश उड़ जाया करते थे। नाम था लसित मलिंगा। Beautifully bowled, a magnificent delivery. Bowled in. Brilliant. Lasith Malinga at his best. और दूसरा चक्रव्यूह का ऐसा जादूगर था कि दुनिया बवंडर में उतना नहीं उलझती थी जितना कि उसकी गेंदों में उलझ जाया करती थी। नाम था मुथैया मुरलीधरन। और लसित मलिंगा ने भारत के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों को प्रारंभ में ही वापस भेजकर संपूर्ण भारत को यह शोक संदेश दे दिया था कि विश्व कप का यह तप भारत के लिए आसान नहीं है। संपूर्ण भारत का हृदय मानो यह सोचकर कांप रहा था कि पिछले 28 साल से वनवास पर निकला विश्व कप का यह तप
क्या एक बार पुनः अधूरा रह जाएगा? वानखेड़े में उपस्थित जनसमूह की सांसें थम सी गई थी। टेलीविजन के समक्ष करोड़ों आंखें निराशा से नम हो उठी थी। कुछ ऐसी ही विकट परिस्थितियों में, कुछ ऐसे ही संकट के क्षण में भारत के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ने लंका के खिलाफ वानखेड़े के इस रणभूमि में अवतरित हुए भारत के गौतम। और आज एक बार फिर गौतम के ही कंधों पर टिकी थी संपूर्ण राष्ट्र की आशा। और गौतम ने प्रथम गेंद से ही संयम, धैर्य और विवेक का त्रिपुंड अपने माथे पर लगाया। गौतम प्रत्येक गेंद को इतना ध्यान पूर्वक पढ़ रहे थे मानो कोई तपस्वी वेदों का पाठ कर रहा हो। गौतम ने इस विपरीत परिस्थिति में भारत के उभरते विराट के साथ भारत की इस लड़खड़ाती पारी को संभाला। गौतम की इस पारी में न आक्रामकता की जल्दबाजी थी, न ही लंका के गेंदबाजों के भय की छाया। देखिए, जब पहले सहवाग आउट हुए और उसके बाद जब सचिन आउट हो गए तो लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने नहीं छोड़ी थी सर, ऑनेस्टली। लेकिन जब सचिन आउट हुए तो आपका दिल एक बार धड़का तो होगा? नहीं सर, क्योंकि मेरे हाथ में बल्ला था, उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। मेरा जब तक मेरे हाथ में बैट था, जब तक मैं क्रीज पे था, मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं था। हाँ, अगर मैं आउट होकर ड्रेसिंग रूम में जाता तो शायद मैं डरता, बट जब तक मैं फील्ड में था मेरे को ये पता था कि अगर मैं एंड तक खेलूंगा तो मैच जीतेंगे। 19वें ओवर में मुरलीधरन की तीसरी गेंद पर यह सिंगल लेकर गौतम ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 50 for Gautam Gambhir and it's a very well paced innings this under pressure. और गौतम की दृढ़ता और साहस से भरी बल्लेबाजी को देखकर संपूर्ण लंका में यह शोर मच गया कि यार कलयुग में भी भारत का अंगद अभी मौजूद है। संपूर्ण लंका की सेना मिलकर भी भारत के इस अंगद के पैर को हिला भी नहीं पा रही थी। और जब 42वें ओवर में थिसारा परेरा की दूसरी गेंद पर गौतम आउट हुए, तब तक भारत के इस गौतम ने अपने बल्ले में आग लगाकर पूरी लंका को ऐसा फूका था कि संपूर्ण लंका वासियों को हनुमान जी का लंका दहन याद आ गया था। क्योंकि जाने से पहले गौतम ने 97 रनों की एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक पारी खेलकर भारत के जीत की नींव खड़ी कर दी थी। और जब गौतम 223 रन के टोटल स्कोर पर आउट हुए, तब भारत को जीत के लिए सिर्फ 52 रनों की जरूरत थी। और उसके बाद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जब वह विजयी छक्का मारा, तब वानखेड़े के साथ साथ संपूर्ण भारत 28 साल के लंबे इंतजार के बाद विश्व विजेता बन चुका था। A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room. और गौतम की संकट के समय खेली गई यह 97 रनों की पारी इस विश्व विजय का आधार स्तंभ थी। गौतम की धूल और पसीने से सराबोर यह टी शर्ट चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि गौतम ही इस विश्व कप के नायक थे। यह जीत महज एक जीत नहीं, बल्कि 28 साल के इंतजार की कमाई थी। और यह जीत गौतम के साहस और युवराज के रक्त से इतिहास की मिट्टी को सींचकर भारत की मुट्ठी में आई थी। विश्व कप के इस फाइनल मैच में गौतम सिर्फ 3 रनों से अपने शतक से दूर रह गए थे, लेकिन गौतम के मन में शतक न पूरा कर पाने का कोई मलाल नहीं था, क्योंकि गौतम के इन 97 रनों ने संपूर्ण भारत को जो खुशी दी थी, वह खुशी भारत के प्रत्येक हृदय में 100 शतकों से अधिक मूल्यवान थी। सोचिए जरा कि अगर उस दिन लंका के खिलाफ गौतम ना खड़े होते तो भारतीय क्रिकेट के भगवान के हाथ विश्व कप की एक ट्रॉफी उठाने के लिए तरस जाते, और सचिन तेंदुलकर के लिए इससे बड़ा दुख उनके जीवन में और कुछ भी नहीं होता। सोचिए जरा कि अगर उस दिन लंका के खिलाफ गौतम ना खड़े होते तो जहीर खान की जान लगाकर की गई मेहनत पर पानी फिर जाता। सोचिए जरा कि अगर उस दिन गौतम ना खड़े होते तो युवराज के रक्त से सिंचित वह साहसिक पारियां भला आज कौन याद करता। सोचिए जरा कि अगर 2007 के T20 विश्व कप के फाइनल और 2011 के ODI विश्व कप के फाइनल में अगर गौतम ना खड़े होते तो दुनिया की नजरों में महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे सफल कप्तान भला कौन कह पाता। और 9 मार्च 2025 को दुबई के इस मैदान पर अजेय रहते हुए भारत ने 12 साल के एक लंबे इंतजार के बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी का यह खिताब अपने नाम किया, तब यह गौतम की रणनीति ही थी। जब गौतम ने मैदान के बाहर खड़ा होकर भी भारत को यह चैंपियंस ट्रॉफी सौंपती थी। जब गौतम की स्पिन केंद्रित रणनीति के चक्रव्यूह में संपूर्ण विश्व ऐसा उलझा कि उस चक्रव्यूह से बाहर निकल ही नहीं सका, और गौतम गंभीर की खोज वरुण चक्रवर्ती ने लीग मैच में 5 विकेट लेकर पहले न्यूजीलैंड को धराशायी किया,
फिर सेमीफाइनल में पिछले 3 साल से भारत के लिए सरदर्द बन चुके ट्रेविस हेड समेत 2 विकेट लेकर और ट्रेविस हेड का आतंक समाप्त करके इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए जीत का दरवाजा तोड़ दिया। इस चैंपियंस ट्रॉफी पर आधारित गौतम गंभीर के मास्टर स्ट्रोक का एक स्पेशल वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स खाली है, बता दीजिएगा। और हाँ, साल था 2020 जब पूरी दुनिया कोविड के महामारी से मर रही थी। पूरे देश में डर और सन्नाटा का माहौल था। दिल्ली की सड़कें जो कभी चहल पहल से भरी रहती थी वे अब बिल्कुल सूनी पड़ चुकी थी। लॉकडाउन ने लाखों मजदूरों, रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों का रोजगार छीन लिया था और इस लॉकडाउन ने पूर्वी दिल्ली के मजदूरों को बेसहारा कर दिया था। कई लोग अपने गाँव लौट गए थे, लेकिन जो रह गए थे उन गरीबों के लिए अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना पहाड़ जैसा मुश्किल हो गया था। और भूख से बिलखते इन गरीब मासूम बच्चों का चेहरा गौतम से देखा नहीं गया और कुछ ऐसे ही विकट संकट में गौतम ने गौतम गंभीर फाउंडेशन और अपने निजी पैसों से इन गरीब बच्चों का पेट भरने के लिए जन रसोई नाम की इस योजना का उद्घाटन किया, जिस योजना का उद्देश्य था गरीब, बेरोजगार और असहाय लोगों को इस महामारी के टाइम में भूख के संकट से निकालकर भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। 5 किचन को मैनेज करने का, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ का 5 लाख रुपए और 30 लाख रुपए महीने का खर्चा हो गया। 30 लाख रुपए इंटू 12, 3.6 करोड़। And this is not coming from your MP led funds? Absolutely not. Yeah. This is my personal money. मैं कमेंट्री या जो भी काम मैं करता हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं है 12 घंटे कमेंट्री करने का। मैं आज छोड़ सकता हूँ, अभी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। लेकिन वो 3.3 करोड़ रुपए जो मैं हर साल अपनी जेब से खर्च करता हूँ, मेरे घर में पैसे का पेड़ नहीं लगा। मेरे को मेहनत से ही 2 ही तरीके हैं, या तो अपनी मेहनत से वो पैसा लगाओ या फिर MP लैड से कहीं ना कहीं कमीशन लेके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके वो पैसा कमा के लोगों के बीच में लगाओ। वो चीज़ मैं करने नहीं आया। इसलिए जो लोग ये सवाल उठाते हैं उनको पहले ये देखना चाहिए कि क्या मैं वो जो 5,000 लोगों को हम 1 रुपये में खाना खिलाते हैं, क्या वो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है या आपके ये बोलने से कि मैं पार्ट टाइम MP हूँ। और मुझे जितना मर्जी पार्ट टाइम MP बोली, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब मैं उन 5,000 लोगों के पेट में खाना जाता हुआ देखता हूँ, दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। गौतम ने एक ट्वीट के माध्यम से संपूर्ण भारत को यह संदेश दिया कि सिर्फ 21 दिन घरों में रहने से हमें जीत नहीं मिलेगी। असली जीत हमें तभी मिलेगी जब इन 21 दिनों में हमारा कोई भाई बहन भूखा न रहे। गौतम के इस ट्वीट ने संपूर्ण भारत का दिल जीत लिया था। गंभीर ने इस थाली के लिए सिर्फ 1 रुपया चार्ज किया था, क्योंकि गंभीर का मानना था कि मुफ्त में सिर्फ गुलामी मिलती है। 1 रुपया सिर्फ इसलिए ताकि लोग सम्मान से भोजन कर सकें। एक्चुअली खिलाना तो फ्री में चाहते थे, लेकिन 1 रुपये हमने इसलिए रखा था क्योंकि जो भी व्यक्ति, मेरे लिए किसी भी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो हमारी कम्युनिटी किचन में आए तो अपना सर नीचे करके ना आए, सर ऊँचा करके आए, क्योंकि मुफ्त में सिर्फ गुलामी मिलती है और कुछ नहीं मिलता। और उस लॉकडाउन से लेकर अब तक गौतम गंभीर की यह जन रसोई रोजाना 5,000 गरीब बच्चों को सिर्फ 1 रुपए में भोजन उपलब्ध करवा रही है। कोविड की उस महामारी और लॉकडाउन के उस बेहद संवेदनशील समय में जब बाकी खिलाड़ी और बाकी सेलिब्रिटी देश के हालात से अनजान होकर, लोगों से दूर रहकर अपने घरों में और अपने फार्म हाउस में रील्स बना रहे थे, तब भारत का यह गौतम बिना अपने जान की परवाह किए सड़कों पर उतरकर भूख से रोते बिलखते बच्चों का हाथ पकड़कर उनके दुख दर्द बांट रहा था।